हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर राजेश कुमार सेहरा, बीटेक फ्रॉम आईटी कानपुर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों पड़ा। तो इसमें देखेंगे कि मान लिया कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है AB, ठीक है। तो किस में ब्रेक हुआ? A+ एंड B- में। और फिर ये A+ और B- क्या हुए? फिर से क्या हो गए? जुड़ गए। तो इसको हमने AB को जब A+ और B- में टूटा तो इसको हमने क्या बोला? डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। और जब ये A+ और B- जब आपस में जुड़े तो इसको हमने क्या बोला? एसोसिएशन। तो ये बात बताया सबसे पहले किसने? अरहेनियस ने, जिनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अरहेनियस थ्योरी जो आई थी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल A+ या B- हमने AB कोई नाम ले लिया तो ये A+ और B- में टूटा तो क्या बोलेंगे? इसको डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। और A+ और B- में हमने दोनों को मिलाकर फिर जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये AB। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कहने का क्या मतलब है? तो डिसोसिएशन का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ आयंस इनटू वाटर विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, फॉर एग्जांपल NaCl। मतलब ऐसा है कि जो कुछ ऐसे जैसे NaCl का मॉलिक्यूल है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब उसके आयंस को वाटर में अगर हम सेपरेट करें, अलग अलग करें, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे डिसोसिएशन पहले। और आयनाइजेशन क्या है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच स्प्लिट्स इनटू चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच स्प्लिट्स इनटू चार्ज। तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो अपने चार्ज में सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, उसको हम लोग बोलते थे आयनाइजेशन। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, आपके लेवल पे आयनाइजेशन और डिसोसिएशन को हम लोग कभी भी किसी को यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अभी आपके लेवल पे ये मानना है कि डिसोसिएशन और आयनाइजेशन क्या है, मोरलेस सेम चीज़ है। लेकिन हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, यानी कि आयनिक का मतलब क्या? ये आयंस में ब्रेक हो रहा है और यही आयंस क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग इस वाले टर्म को ज़्यादा यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और इस वाले को हम लोग यूज़ करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो आयनाइजेशन वर्ड हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे ज़्यादा क्योंकि ये आयंस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में हमें परेशान नहीं होना है, बस दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आयनिक मतलब क्या हुआ? जब आयंस में ब्रेक हो जाए और वही आयंस मिल करके फिर से जुड़ जाए। तो जुड़ने को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसोसिएशन। और ब्रेक होने का हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हमने जोड़ा तो क्या हो रहा है कि AB इधर गया A+ और B- में, और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ये A+ B आपस में जुड़ करके फिर वापस आके AB बना लिए। तो यानी कि ये अनआयनाइज्ड आयंस है। ये AB क्या है? एक अनआयनाइज्ड आयन है। और A+ एंड B- क्या है? आयनाइज्ड आयंस है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिएक्शन आगे जा रहा है फिर और पीछे आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? कि जब A+ B का टूटने का रेट, हम क्या बोल रहे हैं? रेट R, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब क्या? AB टूट करके A+ और B- बनाएगा, तो इसको हम फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा है इसलिए हम इसको F से डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट बैकवर्ड B मतलब क्या? बैकवर्ड, यानी कि फिर से वापस आ रहे हैं यहाँ से। तो जब दोनों के रेट, इसके टूटने का रेट और इसके जुड़ने का रेट जब बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है? अनआयनाइज्ड आयंस एंड आयनाइज्ड आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तब होता है कि जब दोनों के रेट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जब रेट बराबर हो जाते हैं, यानी टूटने का और जुड़ने का जब रेट बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि इक्विलिब्रियम जो कैसा है, ये डायनेमिक है। ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है? डायनेमिक। अब डायनेमिक कहने का मतलब क्या है? डायनेमिक कहने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, जैसे आप कभी मॉल में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा है एस्केलेटर होता है। तो अगर सपोज करिए कि एक एस्केलेटर क्या ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है, और एक बच्चा क्या है? ऊपर से नीचे आ रहा है, और दोनों का स्पीड जो है सेम है, यानी जिस स्पीड से बच्चा उतर रहा है नीचे, उसी स्पीड से अगर एस्केलेटर ऊपर चढ़ रहा है तो दोनों क्या होगा? दोनों के आने और जाने का स्पीड बराबर हो गया। और एक कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत दूर से देख रहा है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, तो उसको लगेगा क्या कि वो बच्चा वहीं पे स्टेबल है, वहीं पे खड़ा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि वो आ रहा है और ये
नीचे से जा रहा है स्केलेटर, तो दोनों क्या होंगे, एक जगह लगेगा रिलेटिव पोजीशन पे क्या कि वो स्टेबल है, वहीं पे कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, यानी वो काम कर रहा है। स्केलेटर के लिए भी एनर्जी लग रही है वहाँ चलाने में और उसकी भी एनर्जी लॉस हो रही है नीचे आने में, लेकिन थर्ड पर्सन को लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक कंडीशन, यानी कि ऐसा ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि ये ए प्लस और बी माइनस में चेंज हो रहा है और ए प्लस बी माइनस ए बी बना रहा है, दोनों का रेट सेम है, स्पीड चेंज होने का सेम है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए क्या हुआ, आयंस में ब्रेक हो गया और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, दोनों का टूटने और जुड़ने का रेट बराबर हो गया, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या देते हैं हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि आयंस इन्वॉल्व है इसलिए आयनिक हो गया, इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है इसलिए क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। और इसमें इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनामिक। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि आखिर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, अब ऐसे हमने तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली ए बी लिखा हुआ है, अब ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब ये बात आती है दिमाग में कि इक्विलिब्रियम, चलो ठीक है समझ में आ गया, आयंस ब्रेक हो रहे हैं, आयंस जुड़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, रेट बराबर हो गए तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। मगर ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन है जो ऐसा काम करते हैं, तो इसको बताने के लिए एक अलग साइंटिस्ट आए, फैराडेज। ठीक है, फैराडेज ने इसके बारे में बताया बहुत अच्छा सा बात कि इन्होंने क्या बताया कि मान लिया कि हमारे पास एक हमने इलेक्ट्रोलाइट बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमने क्या बनाया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, वाटर डाला और शुगर डाल दिया इसमें। ठीक है, यानी कि हमने एक सेट बनाया, यानी कि हमने क्या, इलेक्ट्रोड लगा लिए, वायर लगा दिए, वाटर भर लिया, इसमें शुगर डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, शुगर आप पता है कि क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है और वो आयंस में ब्रेक नहीं होता क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इसको लगाने के बाद कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये शुगर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ से कंडक्ट होती है, या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो या आयंस का फ्लो हो। तो यहाँ पे आयंस बन नहीं रहे क्योंकि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए इसमें आयंस बन नहीं रहे, तो वाटर में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो इसको ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी शुगर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा सोल्यूशन जैसे हमने क्या लिया, शुगर को हमने वाटर में मिला के शुगर सोल्यूशन बनाया। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो ऐसा सोल्यूशन विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी शुगर क्या है यहाँ पे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे कंपाउंड हमारे काम के लिए नहीं है, यानी कि हमें जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है वो किसके लिए नहीं पढ़ना है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल कि हमने ऐसे ही क्या किया, एक सेटअप फिर से बनाया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा क्या कि हमने अब शुगर की जगह पे हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट, NaCl सपोज डाल दिया। तो अब इसमें क्या होगा, ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इसे इलेक्ट्रोलाइट अभी नाम दिया हमने, तो अब से क्या किया कि हमने इसको वाटर में डाला, तो क्या होगा, ये आयनाइज हो रहा है, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रेक होगा तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी इसमें, क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हो गए, जैसे हमने बैटरी लगाया तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट ही क्या होगा, हमारे काम का है, यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करेगा वो किस में करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में। तो क्या मतलब हो गया कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस में काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम नहीं करेगा। तो ये बात आप समझ लिए होंगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमने पहचान लिया कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एक्वस सोल्यूशन में, उसको हम बोल दिए इलेक्ट्रोलाइट। ये किसने बताया था, फैराडेज ने बताया, इन्होंने बहुत फेमस काम किए हैं, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे इनके बारे में। ठीक है, तो हमारे काम कौन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। तो फैराडेज ने बताया इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। ठीक है, दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रोलाइट को कि स्ट्रॉन्ग और वीक। तो लेकिन हमने इसको अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई कर दिया इस बात को। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होंगे, उसको पहचानने की बात आ गई।
तो जितने हमारे एसिड बेस और सॉल्ट्स हैं वो सब क्या होते हैं, वीक और स्ट्रांग होते हैं। यानी कि हमारे जो काम के हैं वो कौन कौन हो गए, इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने उसको दूसरी तरह से लिखा इसी बात को अपने सहूलियत के लिए। इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रांग और वीक होते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने सहूलियत के लिए लिख दिए क्या, इलेक्ट्रोलाइट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया समझने के लिए कि एसिड बेस और सॉल्ट। यानी इलेक्ट्रोलाइट को हमने किसके पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। होता तो ये है, लेकिन हमने अपने समझने के लिए ऐसा कर दिया कि इलेक्ट्रोलाइट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर हमने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्ट्रांग, एस फॉर स्ट्रांग, डब्ल्यू फॉर वीक। तो एसिड भी क्या हो सकता है, स्ट्रांग और वीक दोनों हो सकते हैं, और बेस भी क्या हो सकता है, स्ट्रांग और वीक दोनों हो सकता है। ठीक है, स्ट्रांग और वीक दोनों हो सकता है। लेकिन सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आपके लेवल पे मानना है, मैंने पहले ही बोला था आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट में कि सॉल्ट क्या जनरली स्ट्रांग होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको आपको ध्यान नहीं रखना है। आपके लेवल पे सबको क्या मानेंगे, स्ट्रांग। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। तो सॉल्ट क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट, ठीक है। और बेस क्या है, स्ट्रांग और वीक दोनों है। और एसिड क्या है, स्ट्रांग और वीक दोनों है। इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। होता तो वैसे स्ट्रांग और वीक 2 पार्ट में है, लेकिन हमने अपने सहूलियत के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो गया और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी एसिड हो गया। बेस में भी क्या स्ट्रांग और वीक हो सकता है, मगर सॉल्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, तो अब बात आती कि ये स्ट्रांग और वीक कौन कौन है या कैसे हम पहचानेंगे इनको कि स्ट्रांग क्या है। तो आपके लिए इसकी छोटी सी एक बात जाननी है बस आपको कि स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ, 100% आयनाइजेशन। 100% आयनाइजेशन मतलब कि जो एक्वस सॉल्यूशन में, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हम इस चैप्टर को क्या पढ़ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग मान के चल रहे हैं, यानी कि वाटर एज ए डिफॉल्ट सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है। ठीक है, वाटर के अंदर ही हम सब कुछ मिला करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या चाहिए, हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन किस में बना रहे हैं, वाटर में। फिर हम बताने कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब उसके बाद फिर एसिड बेस कैसे बिहेव करेंगे वो हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या है, 100% आयनाइजेशन। अब 100% आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने लिया HCl, ठीक है, अब ये ब्रेक हुआ किसमें, H+ एंड Cl-, ये सब एक्वस लिखा होगा। ठीक है, एक्वस। तो हमने क्या किया, HCl हमने क्या किया, HCl को ब्रेक किया H+ एंड Cl- में। तो यहाँ 100% आयनाइज का मतलब क्या कि जितना हमने मान लिया, सपोज हमने यहाँ पे C लिया या हमने मान लिया कि C लिया सपोज, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ 0 हमने बस जस्ट अभी लिया ही है, हमने HCl ले लिया पूरा मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या मान लिया कि हमारा उसका कंसंट्रेशन C था, हमने लिया C था, बाकी वो अभी ब्रेक नहीं हुआ इनिशियली। ये T=0 पे हम बात कर रहे हैं, टाइम जब 0 इनिशियली हमने लिया, क्या बिल्कुल इनिशियली जब हमने अपने हाथ में ले लिया सपोज HCl, तो उसमें कोई ब्रेक तो नहीं हुआ, तो उसका कंसंट्रेशन क्या था, C था। H और Cl क्या थे, टूटे ही नहीं थे अभी, जब उसको हम पानी मिलाएंगे तब टूटेगा वो। तो जैसे हमने उसको क्या किया, पानी में मिलाया, तो T=0 का मतलब क्या, अभी हमने पानी में मिलाया नहीं, जस्ट मिलाने से पहले की बात है, तो उस समय ये बने नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हमने मिलाया, T एट इक्विलिब्रियम समझ सकते हैं, या आफ्टर टाइम T, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये 0 हो गया, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये C और C में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा HCl अब रहा ही नहीं, अब क्या हो गया, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में H+ और Cl- ही आयन दिख रहे हैं। ये अब HCl जुड़ा हुआ नहीं है, सब क्या हो गए, टूट गए, आयंस के फॉर्म में अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं बचा HCl में, सब का सब क्या कन्वर्ट हो गया H+ और Cl- में। अब ये भी समझना है कि ये दोनों जुड़ करके C के बराबर नहीं है, जितना ये था बराबर में टूटेगा वो। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। तो 100% आयनाइजेशन मतलब क्या, पूरा टूट जाना पानी में, अब इसका कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा आयनाइज हो गया, जैसे हमने बताया था ना, यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो गया, तो ये पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका आयंस में। तो जब पूरा का पूरा ब्रेक हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या, यहाँ पे 0 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ वापस नहीं आ रहा है, यहाँ पे वापस नहीं आ रहा है। अगर यहाँ वापस आता तो कुछ होता है यहाँ पे क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या कि टूट ही गया, वापस अब तो आ ही नहीं रहा है। अगर आता तो यहाँ कुछ वैल्यू दिखती, तो अब वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीज़ें हो रही हैं, यानी कि HCl केवल टूट रहा है, जुड़ नहीं रहा है। इसको हम बोलते हैं 100% आयनाइजेशन। तो ऐसे केस के लिए हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि जो हमें पढ़ना इसके लिए नहीं है, यानी कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब
कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए नहीं है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है, ठीक है। अब वीक कहने के क्या मतलब है? वीक कहने का मतलब जैसे हमने ले लिया एसिटिक एसिड, सपोज CH3COOH, अब ये ब्रेक हो गया CH3COO- एंड H+ में, ठीक है। तो इसमें हम डबल एरो ऐसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं भी बताते हैं आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5% आयनाइज होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 100% अगर हमने कोई चीज़ 100 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए इसके हैं एसिटिक एसिड के, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स में केवल 5% ही ब्रेक हुआ और 95% ऐसे का ऐसे ही रह गया पानी में, वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये CH3COOH के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, और 5% क्या हुआ, CH3CO- और H+ बनाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% कन्वर्ट हो जा रहा है, 100% लिखा हुआ है, मतलब कि पूरा का पूरा ही कन्वर्ट हो गया, मगर इसमें सिर्फ 5% कन्वर्ट हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जैसे मान लिया कि 5% एग्जिस्ट निकल गया, यहाँ पे 5% यहाँ पे सपोज आ गया इधर, तो यहाँ पे बचा क्या, 95% बचा। इसका मतलब कि ये टूटा 5% और फिर जुड़ करके इधर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ चल रहा है, यानी कि ये टूटा मगर जुड़ करके फिर वापस आ गया, यानी कि यार जुड़ने का रेट ज़्यादा हो गया, टूटने का रेट कम हो गया। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, तुरंत जुड़ जा रहा है, तो ये वीक है। ये स्ट्रांग इसलिए बोला क्योंकि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि ये वीक होने का मतलब क्या, यहाँ बच रहा है मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ बच रहा है, अगर बच रहा है इसका मतलब क्या, ये जुड़ करके फिर वापस आ जा रहा है। अगर स्ट्रांग होता तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ये जुड़ करके फिर वापस आ जा रहा है, तो ऐसे कि हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी में क्या हो रहा है कि इधर भी जा रही रिएक्शन और इधर भी आ रही है, यानी कि टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से रिएक्शन हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे बताया क्या कि डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, यानी कि ये मॉलिक्यूल था A+ और B- में टूटा, तो लेकिन तुरंत क्या हुआ, फिर से ये A- B- जुड़ करके AB बना लिया। तो इसी को हमने कंबाइन करके कैसे लिख दिया, AB फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बनाया, A+ और B-, और फिर दोनों जोड़ करके क्या बनाए, AB बना लिए। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्स नहीं हो रहा है। इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, पढ़ना है, यानी कि हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए ट्रू है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ट्रू है, ठीक है। ये तो हमने बात की एसिड की। वैसे ही क्या है बेस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। अभी वीक स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं हम बताएंगे आपको। तो इसके लिए हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि हमें किसके लिए पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि हमें पढ़ना किसके लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में क्या हो, बैकवर्ड एडिशन होगी ही नहीं, जब बैकवर्ड एडिशन होगी ही नहीं तो इक्विलिब्रियम इसमें आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीक के लिए पढ़ना है। सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसमें कई कंडीशन है। जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, डिटेल में बात करेंगे वहाँ पे कि इसका कैसे रिएक्शंस होता है और क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें जानना है कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कौन होते हैं और कैसे पहचानेंगे उनको। तो हमें कुछ नाम याद रखने हैं, तो इसको आप लोग नोट करिए, तब तक फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन कौन से हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये 3 तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो इसमें हमें देखना है कि एसिड कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो एसिड में हमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये 2 हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग और वीक। उसी तरह से हमारे पास बेस में भी 2 इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और सॉल्ट में हमने बताया कि सभी आपके इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं सॉल्ट, लेकिन इसमें एक बात और है। बात क्या है कि जब हम सॉल्ट को वाटर के साथ मिलाते हैं
यानी कि इसके साथ हमने क्या किया, वाटर में मिलाया। तो हमारे पास सॉल्ट के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में बना रहे हैं। जो भी हमने एसिड बेस डाला या सॉल्ट डाला, किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। तो सॉल्ट को जब हम वाटर में डालते हैं तो उसमें 3 तरह की बातें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहली बात होती है कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो सकता है, कंप्लीटली आयोनाइज, या सॉल्युबल, इसको हम बोल सकते हैं सॉल्युबल हो जाए, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया NaCl, अब ये क्या हुआ, Na प्लस Cl माइनस, ये एक्वस वर्ड रहेगा क्योंकि वाटर में ब्रेक हो रहा है ये, तो पूरा का पूरा आयनाइज हो गया, ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया। तो ऐसे सॉल्ट जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर में डालने के बाद, उनकी एक अलग कैटेगरी है। दूसरे सॉल्ट्स कौन होते हैं, जो वाटर से रिएक्शन कर जाए। ये क्या किया, वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो गया, घुल गया पूरा का पूरा, ठीक है, सॉल्युबल हो गया कंप्लीटली। तो एक सॉल्ट की कैटेगरी ऐसे हो गई। दूसरे सॉल्ट वो जो होते हैं जो वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये वाटर में पूरा कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर से रिएक्शन। सॉल्ट क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एक कैटेगरी हमारी ये हो गई, जो सॉल्ट वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं उसी को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब तीसरे सॉल्ट होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये जो हमारे होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने लिया सपोज AgCl लिया सॉलिड, तो ये क्या होगा, Ag प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया, ये एक्वस, और इसमें स्पेरिंगली का मतलब AgCl का कुछ पार्ट Ag प्लस और Cl माइनस में टूट गया, फिर Ag प्लस और Cl माइनस क्या हो रहे हैं, फिर से वापस जुड़ करके AgCl बना रहे हैं। यानी कि एक AgCl कुछ पार्ट बचा रह गया, यानी कि एक सैचुरेशन कंडीशन आएगी जिससे कि अब ज़्यादा ये घुल नहीं सकता, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, कुछ पार्ट बचा रह गया, बचा होने का मतलब क्या कि ये दोनों मिलकर के वापस आ जा रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो इसका टूटने का रेट और इनके वापस आने का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसी कंडीशन पे क्या होती है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो इसी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। ये चैप्टर में हम कहाँ पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। तो ये हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या पढ़ना है, सॉल्ट में कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है, जो वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं। ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ना है जो वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, उनको हमें पढ़ना है किसमें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे, जब वहाँ पर देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो वहाँ पे जब रिएक्शन होती है सॉल्ट का वाटर से, तो उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हम डिटेल बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अभी के लिए हमें जानना क्या, सॉल्ट्स क्या होते हैं, जनरली आपके लेवल पे स्ट्रॉन्ग मानेंगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको छोड़ना, उसको नहीं समझना है, नहीं जानना है। और सॉल्ट हमारे पास वाटर में मिलाने के बाद 3 तरह से बिहेव करते हैं। पहला कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, दूसरा वाटर से रिएक्शन कर जाता है, तीसरा स्पेरिंगली सॉल्युबल है जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़ते हैं इसी सॉल्ट के बारे में। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में देखेंगे, इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो अब बात आती है कि जो हमारे एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग और वीक हैं वो कौन कौन से हैं। सॉल्ट की तो हमने बात कर ली अलग से, अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है एक HClO4, ये आपको ऑर्डर भी याद रखना है, HClO4 HI, इसके बाद H2SO4, फिर HCl, इसके बाद HNO3।
यानी HClO4, HI, H2SO4, HCl एंड HNO3, ये सब कहाँ आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। ये सब मिनरल्स एसिड कहे जाते हैं, मिनरल्स एसिड। इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक कौन कौन से होते हैं? वीक में दो पार्ट है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या? HCN, H2CO3, H3BO3 और ऐसे बहुत सारे हैं। तो इतना हम लोगों को एटसेट्रा कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें पढ़ना है। और इसके बाद दूसरा जो होता है इसमें ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं आपके लेवल में मानना है क्या कि वो वीक की तरह से बिहेव करेंगे। तो हमें स्ट्रॉन्ग आयनिक इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्ग के बारे में नहीं पढ़ना है, वीक के बारे में पढ़ना है। यानी कि ये हमारे काम का है, यानी कि ये एसिड्स हमारे इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? HCN, H2CO3, H3BO3 या ऑर्गेनिक एसिड जो होंगे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसी तरह से बेस होता है। बेस में क्या है? फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए के हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स। ये सब क्या होते हैं? फर्स्ट ए और सेकेंड के हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ए में कौन आएगा? फर्स्ट ए में आएगा आपका तो ये हमारे पास जनरली है कि ये आपको याद रखने हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हो गया। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। इसके बाद बेरिलियम जो है ये एम्फोटेरिक होता है, बाकी जो हैं सब क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। तो इनको आपको याद रखना है, ये ऑर्डर भी याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? बेसिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जबकि बेरिलियम क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको स्ट्रॉन्ग मानना है आपके लेवल पे। यहाँ पे वीक बेसिस में कौन होंगे? पहला है NH4OH। ठीक है, NH4OH यही सबसे इंपॉर्टेंट वीक बेस है जिसके बारे में आपको जानना है। बाकी जनरली हम लोग लेते हैं कौन से? ऑर्गेनिक बेस। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया RNH2, यानी कि जितने अमीन्स हैं ऑर्गेनिक अमीन्स वो सब क्या हो जाएंगे? वीक बेस हो जाएंगे। या ऐसे हम सकते हैं ये सब क्या है? वीक बेसेस हो जाएंगे। जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड हो जाएंगे वो सब क्या होंगे? वीक बेस हो जाएंगे, ऑर्गेनिक बेसिस कहलाएंगे उनको। जो भी NH के कॉम्बिनेशन बनेंगे R के साथ, बेंजीन के साथ, वो सब क्या कहलाएंगे? वीक बेसिस कहलाएंगे आपके लेवल पे। यानी कि हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास जो अब पढ़ना किसके लिए है? आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे? एसिड में हमें कौन सा यूज़ करना है? वीक एसिड यूज़ करना है। बेस में कौन सा यूज़ करना है? वीक बेस यूज़ करना है। और सॉल्ट में कौन सा यूज़ करना है? ये वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यानी कि सॉल्ट हमारे पास 3 तरह के थे, लेकिन हमारे काम का कौन है? जो वाटर से रिएक्शन कर जाए। ये क्या किया? वाटर में कंप्लीटली एनाइज हो गया, कंप्लीटली मिसबल हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हमें नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। ये स्पेरिंगली वाले कहाँ चले जाएंगे? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में चले जाएंगे, वहाँ अलग से चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आते हैं। और ये सॉल्ट, यहाँ भी सॉल्ट है मगर इसका दूसरा नेचर है, इसका दूसरा नेचर है और इसका दूसरा नेचर है। तो इसलिए सॉल्ट हमें 3 तरह से डिवाइड कर रखा है और सबको हम लोग अलग अलग देखेंगे। इसको स्पेरिंगली वाले को हम लोग पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में। जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है यानी वाटर से जो रिएक्शन कर रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। और इनके बारे में यानी कि वीक एसिड और वीक बेस के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होगी। जो कंप्लीटली एनाइज होगा उसमें तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ही नहीं, जैसे इसमें है। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, कंप्लीटली एनाइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? फाइनली 0 बचेगा। ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन है। तो हमारा
आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर किसके लिए डिफाइन है? वीक एसिड एंड वीक बेस, प्लस जो सॉल्ट वाटर से रिएक्शन कर जा रहे हैं उनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, और जो स्प्रिंगली सॉल्युबल है उनको पढ़ना है हमें अलग से। तो सॉल्ट हाइड्रेट्स में दूसरा आएगा और इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में दूसरे सॉल्ट्स आएंगे, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट जो टर्म है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे जनरली दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, लेकिन हमने इसको अपने सहूलियत के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर इसको अलग अलग डिवाइड करके हमने इसको देखा। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।